अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले इफ्तिखार अहमद साहब जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़कियाकार हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी ही एक ऐसी बात की कि जो शायद प्रोग्राम शुरू करते करते मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया कि हम इस प्रोग्राम को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। और बुनियादी बात यह है कि हम सब इस वक्त सियासत खेल रहे हैं। हम सब को ये पड़ी है कि कौन आर्मी चीफ़ होगा, इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे या नहीं आएंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनेगी या आने वाली हुकूमत कौन सी होगी। लेकिन सैलाब से मुतासरा लाखों पाकिस्तानी जो अपने घर को डुबो बैठे हैं, अपना सारा सामान खो चुके हैं, कुछ अपने प्यारों को खो चुके हैं, उनको बहाल कैसे किया जाएगा? वो अपने घरों में कैसे वापस लौटेंगे? वो अपने खाने पीने की अशिया भी जो सारी पानी में बह गई, उसके बाद क्या मुसलसल ऐसे ही जो फलाही तंजीमें हैं उनकी तरफ से मिलने वाली खुराक पर ही गुजारा करेंगे या अपने ज़रिए मुआश को दोबारा बहाल कर पाएंगे? शायद किसी को इतनी फ़िक्र नज़र नहीं आती है, क्योंकि हम सब ओवर पोलिटिसाइज सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ हर वक्त सियासत होती है। हर हुक्मरान और हर सियासतदान ये चाहता है कि उसका इक़्तिदार चलता रहे, और सियासतदान ये चाहता है कि कोई और हटे और उसे मौका मिले, वो हुकूमत के मनसब पर आकर फायज़ हो जाए। ये कौम बड़ी बदकिस्मत कौम भी है, इसलिए कि महंगाई की चक्की में भी पिसती है, लेकिन नारे फिर भी अपने लीडर्स के लगाती है। बेरोज़गारी काटती है, लेकिन फिर भी नारे अपने लीडर्स के लगाती है। और फिर कभी इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रही होती है, कभी किसी को ललकार रही होती है, कभी वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रही होती है। लेकिन जिनकी खातर लड़ मर रही होती है, वो सारे बयानिए बेच के अपने लिए अपनी इक़्तिदार की राहें हमवार कर लेते हैं। आज का प्रोग्राम भी शायद इसी मौजू पे था कि पीर को मुस्लिम लीग नवाज़ की लंदन में बैठक होगी, बड़ी अहम बैठक। मियाँ शहबाज शरीफ लंदन में बैठ के क्या फ़ैसले करेंगे? मियाँ नवाज़ शरीफ ने वापस आने का फ़ैसला करना है या नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला होना है? इमरान खान साहब ने आज जलसे में थोड़ा सा अपने बयानिए से 2 कदम पीछे हट के तकरीर की है। गोया लगता यह है कि इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं इस सियासत के उस खेल के अंदर कुछ पाते हुए नज़र आते हैं। हकीकत क्या है, यकीनी बात है, ये आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा और इसका जायज़ा भी लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ साथ अपने हुक्मरानों को तवज्जो भी दिलाएंगे कि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन ये जो गरीब मर गए बेचारे या जो मुश्किल का शिकार हैं, इनकी बहाली के लिए हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। पीजे मीर साहब सीनियर तज़कियाकार हैं। अमीर अब्बास साहब मेरे दोस्त, सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही मैं करूँगा। हम कहते तो हैं कि हम सारे सियासत में लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि ख़बरें ऐसी होती हैं, कभी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, अहम बैठक होगी, बड़े बड़े अहम फ़ैसले हो जाएंगे, इमरान खान साहब की दूसरी मुलाकात हो चुकी है। क्या सब कुछ हम सियासत की नज़र नहीं कर चुके कि हमें बाकी अवाम के मसाइल नज़र नहीं आते? बिल्कुल अफसोस की बात है, जो आदमी किसी शख्स को चोर लुटेरा कहता रहा हो, किसी आदमी की मुहब्बुल वतनी पे शक का इजहार करता हो, उसको सराजुल दौला के जो सिपा सदार है उससे मुतरादिफ करार देता हो, उनके साथ बैठ के वो बात कर रहा है, तो इससे सब जो भांडा था उनके असूलों का वो तो ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, वो भी इन 4 महीनों में ये साबित नहीं कर सकें कि उनके दरमियान कोई ऐसी यकजहती है जिसमें कौमी मसाइल को भी ज़ेर बहस लाया हो कभी उन्होंने पार्लियामेंट के इजलासों में। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सियासत अब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। अमेरिका में भी एक डिबेट बहुत चल रही है जमहूरियत के बारे में, वहाँ भी 2 स्कूल ऑफ थॉट जन्म ले चुके हैं, और उसकी वजह है कि जैसे शहरी इलाके हैं और देही इलाकों के अंदर फ़र्क है, हमारे मुल्क में वहाँ भी शहरी और देही इलाकों के अंदर फ़र्क है। वहाँ की भी जमहूरियत कुछ जगह पे लोगों को डिलीवर कर रही है और कुछ जगह पे नहीं कर रही है। ठीक। लेकिन मैं हैरान रह गया कि इस वक्त मुझे समझ नहीं आती है किस इलेक्शन की बात हो रही है। 3 करोड़ अफराद
जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी इजला के लोग शामिल हैं, जो हकीकत में बेघर हो गए हैं, घर ख़त्म हो गए हैं, माल मवेशी ख़त्म हो गए हैं, जो भी घर में हमारे सामान गरीबों के होता है वो बह गया है, और ज़मीन अभी इस काबिल अगले 2-3 महीने नहीं है कि वो काश्त भी हो सके। ठीक। और काश्त करने के लिए आपके पास अपना बीज वगैरह तो होना चाहिए। ठीक है। मतलब जो वहाँ पे जो खाने के गन्नम के गोदाम थे वो बह गए हैं। किसी ने कोई ये बात की है? कोई इसके बारे में किसी ने कहा कि चले आइए हम इसको एक कौमी मसला समझते हैं? मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस शहर के अंदर माजी में अगर कोई ऐसा सानिया हो जाता तो मैंने देखा था कि लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है वो कमाल की होती थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो इस महाज पे मदद कर रहे हैं उन लोगों की। एक हुकूमत तो तकरीबन बिल्कुल बेबस होती नजर आ रही है सिंध की, क्योंकि उसके आगे इतना बड़ा एक मसला है जो मैं नहीं समझता किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए एक थोड़े अरसे में उस पर काबू पाना अपने वसाइल के अंदर मुमकिन था, हम कर सकते थे। लेकिन मैं एक बात अफसोस से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बतौर नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म थी पाकिस्तान की। इफ्तिखार साहब, क्या हुकूमत का काम नहीं था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाती, तमाम लोगों को साथ बिठाती, अपोजिशन को कहा जाता, इमरान खान साहब से कहा जाता आए मिलकर बैठें, कोई भरपूर तरीके से किरदार अदा करें ताकि हम इन मुतासरीन को बहाल कर सकें? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मैं 100% इत्तफाक करता हूँ, और मैं इस दुख का इजहार भी कर रहा हूँ कि मुझे वो पाकिस्तानी कौम नजर नहीं आई जो माजी में इस किस्म के सानिया के दौरान मुझे कौम के तौर पे खड़े हुए नजर आते हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं इसलिए भी अफसोस करता हूँ कि बलूचिस्तान का तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। उनके पुल उड़ गए हैं, उनके जो डैम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, उनके जो राब्ते की सड़कें वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। और मैं हैरान हूँ कि खरबपति जो लोग हैं जिन्होंने जो खरबों रुपए कमाते हैं दवाइयों से, मैंने किसी भी दवाई साज अदारे की तरफ से ये ना सुना है कि जनाब हम जो बीमारियां वहाँ पे पैदा होने वाली हैं और जिनकी दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं है, ये हम मुफ्त कर रहे हैं, ये हम सस्ती कर रहे हैं, मैंने ये भी नहीं सुना। तो मेरा इशू ये नहीं है कि इमरान खान क्या कहता है, मेरा इशू ये नहीं है कि लंदन में क्या फैसला होता है। इमरान खान ने कल अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है, उन्होंने लंदन में बुलाया हुआ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ये देखना है कि मेरे आवाम के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ इफ्तिखार अहमद साहब। अमीर अब्बास साहब PJ-20 भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कहा जा रहा है कि लंदन में एक बड़ी अहम बैठक होगी और उसके बाद फिर PTI की भी एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, आउटकम क्या हो सकता है इसका? लंदन की मुलाकात महज इसलिए है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई फ़ैसला होना है, या कोई और भी इस हवाले से बड़े फैसले हो सकते हैं? मलिक साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के आगाज में बड़े दर्द के साथ जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और जो बेहिसी है हमारे निज़ाम की, उससे प्रोग्राम का आगाज किया। और जैसे इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कदम उससे आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त इस सैलाब ने जो तबाही बर्पा की, और जो इफ्तिखार साहब का सवाल था कि न जाने कितने साल लगेंगे इन लोगों को जिंदगी में वापस लौटने के लिए। सवाल यह है कि क्या हम लोगों को डूबने दें, उनको बर्बाद होने दें, हम एक दायरे में घूमते रहें, हम हर 5 साल के बाद एक सैलाब को देखें, वो सैलाब हमें बर्बाद करे, वो सैलाब हमें डबो दे, फिर हम 5 साल मुल्क को तामीर करें, फिर 5 साल के बाद सैलाब आए, फिर वो हमें डबो दे, फिर बर्बाद करें, और हम ये तवक्को करें कि ये हमारे लिए करेंगे। भाई ये क्या करेंगे बदबख्त हमारे लिए? ये कुछ नहीं कर सकते। जो करने वाला काम होता है वो अमन के जमाने में होता है। कहा जाता है मलिक साहब कि जो कौमें अमन के जमाने में पसीना बहाती हैं, उन्हें जंग में खून नहीं बहाना पड़ता। आपके यहाँ सैलाब का एक पैटर्न है जो नजर आ रहा है कि हर 4 साल 5 साल के बाद सैलाब आता है। वो जो 4-5 साल आपके पास होते हैं, वो कुदरत आपको मौका देती है कि कुछ काम करो, हट हरामो, बंद बांधो, नहरें निकालनी है तो नहरें निकालो, डैम बनाने हैं तो डैम बनाओ, ठीक है, दरिया के पार्ट में से आबादी को रिलोकेट करना है तो रिलोकेट करो।
हम ये काम उन 5 सालों में हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें नहीं करती हैं। फिर सैलाब आता है, वो डबो देता है, पर हम बैठते हैं, रोते हैं, बैठ के कोसते हैं इनको, तो कोई फायदा नहीं कोसने का। अमेरिका में एक दरिया है कोलोराडो रिवर, वो 7 रियासतों के अंदर मुतनाज़ था। जब सैलाब आता था तो वो 7 रियासतों को बहा देता था, जब खुश्क पड़ता था तो कहत ले आता था। फिर एक अमेरिका का सदर आया, उसका नाम है हैरी एस ट्रूमन, सॉरी हर्बर्ट हूवर। उस हूवर ने कहा कि हमें इस दरिया का को बंदोबस्त करना चाहिए, हम दुनिया के सुपर पावर बनना चाहते हैं, हमसे एक दरिया काबू में नहीं आ रहा। उसने फिर उन 7 रियासतों को बिठाया, उनको डंडे के जोर पे उनसे वो डैम बनवाया। कौम ने उस डैम को उसके नाम पे रखा, आज उस डैम को हूवर डैम कहते हैं, वो आज इंजीनियरिंग मिरेकल है। बिल्कुल। मैं ये तवक्को कर रहा था कि जब ये सैलाब आया और इसने हिला के रख दिया हमारी रियासत को, हमारा वज़ीर आज़म, हमारी ये पार्लियामान फौरी तौर पे एक ऐलान करते हैं वज़ीर आज़म कि मैं एक नेशनल फ्लड कमीशन बना रहा हूँ। आज मैं उसको टाइम बार कर रहा हूँ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। मुझे एक नेशनल पॉलिसी चाहिए अगले 100 साल के लिए, अमल दरामद वक्फे में होगा, लेकिन मुझे बताएं कि मुझे कितनी नहरें खोदनी है, मुझे कितने डैम बनाने हैं, मुझे कितने बंद बांधने हैं, मुझे क्या करना है। कोई है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, कोई है नी जर्क रिस्पॉन्स? सिर्फ नी जर्क रिस्पॉन्स है, यानी सैलाब आया सारे निकल गए, झाड़े मार रहे हैं, सर पीट रहे हैं, इमदाद तो फलाना करो, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं हमें नजर आ रहा। अब आ जाइए जो सियासी सूरत हाल है। देखिए इस वक्त ये हुकूमत अपनी हुकूमत बचाना चाहती है और इमरान खान साहब इनसे देना चाहते हैं। सो ये एक बेसिकली सियासी शतरंज है जिसमें इक़्तिदार के लिए जो है वो हो रही है रस्साकशी। लंदन में भी यही मीटिंग होनी है कि मामला को कैसे चलाना है, और इमरान खान साहब की यही मीटिंग होनी है कि इनसे मैं आता हूँ अमीर अब्बास साहब इसकी तरफ भी कि ये दोनों इजलास क्या आउटकम क्या होगा। पीजे मीर साहब, क्या हमारे हुक्मरान सियासतदान इतने ही बेहिस हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ महज इक़्तिदार की पड़ी है कि इक़्तिदार छीनना है या इक़्तिदार लेना है, और अगर कोई बड़ा सानिया भी आ जाए, बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़े कौम को, उसमें भी वो अपनी सियासत ही चमकाते रहते हैं? नसला, आपने कितने फ्लड्स कवर किए, कितने अर्थक्वेक्स आपने कवर किए हुए, फील्ड में आप गए हैं, अभी भी गए हैं, आपने देखा है ये कहानियाँ वही हैं जो पुरानी कहानियाँ चल रही हैं। हमारी विजन कोई नहीं है, हमारी बड़ी छोटी एक अप्रोच है। और जो आपका सवाल है, हम सब इक़्तिदार के आने के अंदर ही मुलव्वस हैं, इसके अंदर इतने मगन हो गए हैं कि हमने आवाम को बिल्कुल भूल गए, और यही वजह है कि हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, अब कोई कौम जो अपने आप पे तनकीद लेना पसंद ना करे, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। हमें तनकीद लेनी है जो कि बराए तामीर है। बड़ी तनकीद हो गई है, बड़ी फॉल्ट लाइन्स है हमारे अंदर, लेकिन अगले साल का किसी ने सोचा? आज कोई आपके सामने प्लान आया है कि हाँ जी ये आपका फॉल्ट एरियाज़ है, यहाँ रिजर्वायर बना दें, यहाँ अगर जो आपने जिनको गलत इजाज़त दी थी दरियाओं के ऊपर, इसमें इफ्तिखार ने कितनी बातें की हुई हैं शोज़ के अंदर हमारे साथ, कि ये कौन इनको प्लानिंग परमिशन देता है, और हम लोगों को आगे जाके प्रोफेशनल बेगर्स बन के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हर साल प्लीज़ जी हमें पैसे दें आप। हम कब तक मांगते रहेंगे? लोग तंग आ गए आपसे, वो कहते हैं आप हमसे पैसे मांगना बंद करो, प्रिवेंट करो जो आपके डिज़ास्टर्स होने, तो उसके ऊपर हम जाते नहीं हैं। हम आज भी और पहले भी आप देखें कि पूरी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मैं आया हूँ, इसको किस तरह निकालना है, वो आया है उसने इसको किस तरह निकालना है, और आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसी है कोई नहीं। इस पॉलिसी को हमने सोलिडिफाई करना है और एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन पे जाना है। नसरुल्लाह, अभी हम बात कर रहे हैं, फ्लड तो आ गए, चले अल्लाह करे अगले साल का सोच लें। आपके तमाम शहरों के अंदर राइट फ्रॉम पेशावर टू कराची आपका सीवरेज सिस्टम इज -0। आपका एक एपिडेमिक इज इन द लर्किंग, आपने आज तक ठीक नहीं किया। कराची में देखो, वो बारिश होती है, वो गटर्स खुल जाते हैं, गंदे हर किस्म की बीमारी वहां चलती है। नो वन थिंक्स अबाउट कराची और लाहौर। तो क्वेश्चन इज कि आपके पास ये प्रेगमेटिक ये पॉलिटिशियंस कैसे आएंगे, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों नहीं लेते? ये तो इनका काम है ना। सियासतदान को क्या पता है कि रिकंस्ट्रक्शन और ये वो एक विजन देगा, और ब्यूरोक्रेट का काम है उस पर काम करो। मीर साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे क्या आर्मी चीफ की तैनाती अब लंदन से होगी या इमरान खान साहब की जो मीटिंग है उस मीटिंग का ऐलान इमरान खान साहब
कैसे करेंगे, क्या मामला जो तय पा रहे हैं उसको मंजर आम पर लाया जाएगा या नहीं? बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, कुछ खबरें ऐसी हैं कि लंदन में होने वाली जो मुलाकात है वो शायद गिले शिकवों पर भी मबनी हो सकती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए, इसहाक डार साहब वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चलाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला होगा। आपको कौन सी बात दुरुस्त लगती है? पहली बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर अकेले ये फैसला करेगी तो ये बहुत गैर सियासी फैसला होगा, ठीक, क्योंकि इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो उनके साथ शामिल हैं PDM में, उनकी मशावरत लाजमी है। और ये मशावरत यहाँ पे पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे हो जानी चाहिए थी। उस मशावरत में फिर बाद अज़ां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ ज़रदारी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियाँ नवाज शरीफ शामिल हो सकते थे, तो वो ज़्यादा जमहूरी होती और ज़्यादा उसमें उसकी इम्पोर्टेंस होती। और मैं समझता हूँ असूली तौर पे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला जो होगा ये ज़ेर बहस रहेगा। दूसरी बात है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हम इसको इशू बना के बैठ गए हैं। ठीक, मैं उन दोस्तों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि इसको पेंडिंग रखें, अगला प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर फैसला हो जाएगा। सवाल है कि एक जो पोस्ट है वो 20 तारीख को खाली हो जानी है और वो पोस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो क्या अगले इंतखाबात तक वो पोस्ट खाली रहे? इसी इंतज़ार में कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं, वो पहले मुंतखब हों और फिर वो अपनी मर्जी का चीफ मुकर्रर करें, ये भी गैर मुनासिब, गैर असूली और गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड होगा। आपको पता है कि पहले भी ये मसला आया कि बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें तोसी की जाए, तो अदालतों ने कहा ये हमारा काम नहीं है, आप जाओ पार्लियामेंट में इसके लिए कानून साजी करो। तो वहाँ पे बाकायदा अब एक कानून है इसके मुताल्लिक, जी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जुज वक्ती तौर पे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा सकता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस तरह की कोई एक्सटेंशन हो सकती है कि इलेक्शनों की बिना पे। नो, या तो आपने इसको एक्सटेंशन देनी है तो फिर उसका एज जितनी है उतनी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। जुज वक्ती वाली बात कहीं ना आइन में है ना ये है। हाँ, ख्वाहिश हो सकती है एक आदमी की, क्योंकि वो जिद में आ गया है कि मेरी इनपुट होनी चाहिए। भाई आपकी इनपुट जरूर होगी अगर आप पार्लियामेंट में आके बैठ जाए और लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा करें, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होगी तो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन आपकी इनपुट बहुत होगी उस केयर टेकर सेटअप में भी। आप बाहर भी रहना चाहते हैं, आप अंदर भी आना चाहते हैं, डिक्टेशन आप कराना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ना इनके लिए और ना ही मैं कहता हूँ उनके लिए जो लंदन में फैसला कर रहे हैं। फैसला वही होना चाहिए जो आइन में तय है, जो आइन में लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर करेगा, और मुद्दत मुलाजमत का फैसला ऑलरेडी हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, क्या इमरान खान साहब के रवैये में लचक, आज उनकी तकरीर में भी नरमी और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बात ना करना, इमरान खान साहब का इनपुट भी हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब का जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि लीगली तो कोई इनपुट नहीं है। हाँ, अगर वो बल्कि वो असेंबली में होते भी तो कोई इनपुट नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि चीफ किसको तैनात करते हैं, और उसका एक हमारे यहाँ एक रस्म चली आ रही है कि आर्मी चीफ की तरफ से कुछ नाम भेजे जाएंगे, उसमें से प्राइम मिनिस्टर एक नाम को फाइनल करेंगे। सो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा जायज मुतालबा, अगर वो ये मुतालबा करते हैं, अगरचे कोई ऐसा मुतालबा सामने, लेकिन वो तो कहते हैं नई हुकूमत, ये मुंतखब हुकूमत नहीं मानते इसको। तो वो हाँ, वो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ ये कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये मुसल्लत शुदा हुकूमत है, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत और इस हुकूमत को चलाने वाले लोग जो हैं वो क्रूक्स हैं, वो करप्ट लोग हैं, और वो अगर आर्मी चीफ को लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा आर्मी चीफ लगाना चाहेंगे जो जिससे वो कल को फायदा हासिल कर सके। मैं ये नहीं कहता कि वो आर्मी चीफ उनको फायदा दे, लेकिन ये बात वो इमरान खान साहब कर चुके हैं एक जलसे में। सो इस बात की मॉरली तो इस बात को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन लीगली तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे,
वो करप्ट है नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है और उसके पास इख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर आर्मी चीफ लगाने का, तो वो लगा सकता है। तो पीजे मीर साहब, फिर इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ गिव एंड टेक नहीं है, इमरान खान साहब को क्या मिलेगा? देखिए रसूला, बात यह है, हम कहते हैं कि फ़ौज जो है वो मुदाखलत करती है। अच्छा, फिर हम कहते हैं जी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो मुदाखलत करते हैं फ़ौज के मामले में। क्वेश्चन इज़ कि वेदर इट इज़ नवाज शरीफ, वेदर इट इज़ इमरान खान और वेदर इट इज़ आसिफ जरदारी, इनको फ़ौज के मुतल्लिक क्या पता है? इनको क्या पता है कि कौन जनरल केपेबल है या नहीं है? अगर किसी इंसान को पता है फ़ौज के अंदर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसको पता है कि उसके जनरल्स कैसे हैं, उसको पता है कि कौन लायक है और सीनियर में उस कौन है। हमने सीनियरिटी को बिल्कुल एक लैंडमार्क एक बनाना है, बेंचमार्क बनाना है कि सीनियर्स मस्ट गो अप। ये नहीं है कि आप 3 नाम भेजते हैं या 5 नाम भेजते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल सेक्टर्स के अंदर लॉबिंग शुरू हो जाती है कि जी ये जाट है, ये राई है, ये फलाना है, ये वो है, ये आपकी लॉबिंग शुरू हो जाती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं टिल्ट कर जाता है जब वो उसको बनाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो जी ये देखें ना, इन्होंने तो अपनी चॉइस का लगाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मस्ट नॉमिनेट वन सीनियर मोस्ट जनरल और प्राइम मिनिस्टर को कहे कि सर ये मेरा बड़ा केपेबल आदमी है, ही विल बी टेकिंग ऑन द आर्मी एंड ही विल सर्व द नेशन। इस तरह अगर आप करेंगे, आप पॉलिटिशियंस को बाहर रखेंगे, आप फौज को अपनी जगह पे रखेंगे। आपके अंदर ये कहते हैं ना लाडला, हमने फौज को लाडला बना दिया। जो गवर्नमेंट आती है फौज को लाडला बना देती है और फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये उसका लाडला, ये उसका लाडला है। आई थिंक लेट्स गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। हमें चाहिए कि बिल्कुल फौज को सेपरेट रखो। आर्मी चीफ जो भी है वो नेक्स्ट चीफ जो है वो खुद कहे कि ही इज गुड बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, उसको पता है उनके अंडर सर्व किया हुआ है। तो इनके हमारे सब जनरल्स को आप कह लो कि बिल्कुल दे आर एज गुड एज एवरीबडी, लेकिन आपने सीनियरिटी रखनी है। अगर आप एक्सटेंशंस देते हो फिर आप फौज के अंदर, मैं समझता हूं कि इट्स नॉट अ गुड प्रेसिडेंस। ये हुआ है पास में, लेकिन हमने आगे देखना है, आगे एक ही तरीके से देखना है कि हमारी सोच आगे होनी चाहिए एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। ठीक है पीजे मीर साहब, एक और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ लचक तो हमें देखने को मिल रही है। उनका इंटरव्यूज़ भी जो है वो पहले नशर नहीं हो पा रहे थे, अब उनके इंटरव्यूज़ भी नशर हो जाते हैं, उनके जलसे भी लाइव दिखा दिए जाते हैं। इमरान खान साहब भी किसी न किसी अपने रवैये में लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। इमरान खान साहब काबिल कबूल हो गए हैं और उसके रिवार्ड में इमरान खान साहब को मिलेगा क्या? इलेक्शन तो उनको मिल नहीं सके। पहली बात है कि मुझे इस लफ्ज़ पे इतराज़ है, काबिल कबूल होना। इमरान खान के साथ मेरी कितनी भी इख्तिलाफ हो उनके साथ, बहरहाल वो एक सियासतदान है और पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत करते हैं। तो यही हमारा बहस है, यही हमारा इशू है कि हम चाहते हैं कि सियासतदान कुछ अदारों के लिए काबिल कबूल हो जाए। जब हम इस ख्वाहिश का इजहार पब्लिकली करते हैं मीडिया पर, लेकिन क्या सियासतदान खुद नहीं ये कहते हैं कि हम काबिल कबूल हो जाएं? गलत है। आई डिसएग्री विद देम। मैं कभी भी बतौर एक डेमोक्रेट पसंद नहीं करता ये जो पिछले सालों में हमने देखा कि लोगों ने जाके अपना एक ख़ास अदारे के लोगों से मुलाकातें की और मुकामी तौर पे उन्होंने डिक्टेट किया। मैं इंग्लैंड में था उस दिन, जिस दिन ये महकमा ज़राअत वाला वाक़या हुआ। मैं विटनेस हूँ सारी बात का कि जो शख्स वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था उसने नवाज शरीफ साहब से बात की लंदन में कि उस पर दबाव आ रहा है कि वो अपना इलेक्शन न लड़े, और दबाव जो जिस हज़ारे की तरफ से आ रहा था वो एक बहुत हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर का नहीं था। ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए, ना उनके लिए होना चाहिए, ना हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारी अपना वो गेट नंबर 4 से बड़ी वाकफियत है। दोनों सूरतों में या उधर से भी गलत है और अपने आप को गेट नंबर 4 का मुलाजिम कहना और कहना कि गेट नंबर 4 मेरी खुल जाता है, ये भी कोई खुशी की बात नहीं। बात ये मेरे दोस्त, निज़ाम में गवर्नेंस खत्म हो गई है। जब गवर्नेंस खत्म हो जाएगी
तो भला इमरान खान साहब तशरीफ लाए, 4.25 साल रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। जी जी। पिछले 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की हुकूमत है ना, कोई रुकावट तो नहीं। वहां पर तो कोई चोर, गुंडा, बदमाश, मवाली तो बैठ कर उनको नहीं रोक रहा ना। तो क्या ऐसी चीजें उन्होंने कर दी जो दूसरे न कर सके? और ये अच्छे, ईमानदार, तरबियत याफ्ता, पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के लोग जो थे, ये क्यों नहीं कर पाए? ये बात है गवर्नेंस की। गवर्नेंस अब आपके मोहल्ले में भी खत्म है, बिल्कुल, आपके शहर में भी खत्म है, तहसील में भी खत्म है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी खत्म है। हर शख्स पैसा लूटने के चक्कर में है। हर शख्स, कितना बुरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं कितनी बुरी बात कह रहा हूँ, हर शख्स दिहाड़ी लगाकर अपने घर को जाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, क्या इमरान खान साहब के लिए अब आसान होगा हुकूमत करना, क्योंकि हुकूमत जिन मुश्किलात में इस वक्त घिरी हुई है? दूसरा, क्या इलेक्शन इमरान खान साहब को फौरी मिल सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो ये बारहा कह रही है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे? देखिए, इलेक्शन तो जनवरी या मार्च से पहले किसी तौर पर भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो तकरीबन नामुमकिन है। जहां तक इमरान खान साहब का डिलीवर करने का ताल्लुक है, तो उनके ऊपर देखिए 2 तरह का बैगेज होगा अगर वो इक़्तिदार में वापस आते हैं। एक बैगेज होगा जो इस मौजूदा हुकूमत के दौर में जो अभी इकोनॉमी के इश्यूज हैं। आप देखें कि IMF से डील होने के बावजूद, IMF की किस्त आने के बावजूद, पिछले 18 दिनों में, यानी ये जो सितंबर के 17-18 दिन है, इनमें डॉलर मुसलसल अप्रिशिएट हो रहा है और आपका रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है। इन्फ्लेशन इस हुकूमत से काबू में नहीं आ रही है। गवर्नेंस का हमें कोई मॉडल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म अपनी काबीना को और अपने इत्तेहादियों को नवाजने पर लगे हुए हैं। 70 रुकनी काबीना बन चुकी है, शायद पाकिस्तान का मेरा ख्याल है को रिकॉर्ड बन गया होगा। और इत्तेहादी जो है वो बस उन्हें मिलना था जो हिस्सा, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया और वो अपने चक्रों में लगे हुए। सो ये सारा बैगेज होगा इस का भी इमरान खान के सर पे। दूसरा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है वो ये कि जो उन्होंने तवक्कुआत पैदा कर दी हैं इन 5-5.5 महीनों में, वो 2018 में तवक्कुआत के साथ इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने मायूस किया लोगों को, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं। अब फिर उन्होंने तवक्कुआत का एक हिमालय खड़ा कर दिया, हिमालय जो खुद उनके सामने पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो बड़ा मुश्किल होगा वो इस। ठीक है, पूरा पे वक्त बड़ा मुख्तसर है। पीजे मीर साहब, आपको भी लगता है कि इलेक्शन इमरान खान साहब को फौरी नहीं मिल रहे? देखिए नसरुल्लाह, अगर तो गवर्नमेंट है ये डिसाइड कर दें कि जब भी करना है एक डेट दे दें, मैं समझता हूँ कि काफ़ी पॉलिटिकल डिफ्रेंशिएशन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। एक डेट दे दें ताकि ये भी अपने काम पे लगे रहे और ये भी अपने काम पे। अदरवाइज़ ये इस तरह मामला चलता रहेगा। अगर ये इलेक्शन की डेट नहीं देते तो मेरा ख्याल है PTI 4 महीने का काम नहीं कर सकती है, बिकॉज जिस मुसीबत से ये गवर्नमेंट जा रही है तो यही उनके तराजू में आ जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप इस गवर्नमेंट को जो चल रही है इसको चलने दो, एक डेट ले लो ताकि हालात ठीक होंगे तो उस वक्त आपके हाथ में भी कुछ आएगा। अगर आप जल्दी से जाओगे, जिस तरह PDM जल्दी से आई है, एक आप कह लो एक फंस गई आके, ये भी उस तरह फंस जाएंगे। सो आई थिंक लेट इट कंटिन्यू, क्योंकि एंड में मैं आपको बता दूं मैच होगा PPP और PTI और इसका PMLN का, और ये बाकी तो इत्तेहादी इमरान सेंट्रिक हैं। ये तो सिर्फ इमरान के लिए आए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं आए। किधर गया महंगाई का वो नारे आए थे, कीमतें बढ़ गई हैं, ये है वो है, कहाँ है वो? कोई बात नहीं है, सिर्फ इमरान सेंट्रिक गेम थी ये। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त मामलात बड़े गंभीर हैं, और गंभीर इस लिहाज से कि अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आती है उसके लिए भी कोई आसान राहें नहीं हैं। मुल्क के अंदर सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने खड़ा है, और फिर साथ ही साथ कुछ तैनाती के हवाले से भी अभी कहीं ना कहीं इबहम मौजूद है। उस वक्त तक शायद इंतखाबात होते भी नज़र नहीं आते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।